आज फिर कंटिन्यू करते हैं। और बच्चे पूछते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्ट जिसके रिजल्ट को आप सर्टेनिटी के साथ में फोरकास्ट ना कर सकें। ओके, जैसे हमने कहा कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है, 52 प्लेइंग कार्ड्स का पैक है, उससे कोई कार्ड आप ड्रा कर रहे हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा कार्ड ड्रा होगा अनलेस यू ड्रा इट एंड सी इट, जब तक आप इसको ड्रा करके देख न लें। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट्स को हम पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं सर्टेनिटी के साथ। ये तो कह सकते हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से ये आ सकते हैं, लेकिन सर्टेनिटी के साथ में यूनिक रिजल्ट हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को, ऐसे ट्रायल्स को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, और अभी कार्ड्स पर देखो बात कह देंगे आपको। ठीक है, आइए, हमने आपको कल के वीडियो में लेक्चर 01 में ये फार्मूला डेवलप किया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ओके, तो हमने कहा था ये पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी कर दो प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दो। ओके, और हमने डिराइव भी किया था आपको, सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, यानी ऑल दी किसी एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस होगा उसी में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब कहते हैं ए एंड बी बार, तो ए तो सेट ये है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है बी बार में आउटर में पूरा ही जा रहा है, इधर सब जा रहा है ये, ऑलराइट। मगर ए के साथ इंटरसेक्शन तो वो इतना हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे हो गया। और फिर कहते हैं बी बार सी बार के साथ में, तो सी का आउटर देखो तो सी के आउटर में बाहर है, मगर ए के साथ इंटरसेक्शन और बी बार के साथ में, तो ये जो रेड से हमने किया है, तो ये इसमें ए है मगर बी नहीं है और सी भी नहीं है, ऑलराइट। तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? तो ए सेट है ये, तो ए से निकाल दो नंबर ऑफ एलिमेंट, डिलीट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी को डिलीट करो तो ए इंटरसेक्शन बी डिलीट किया, और ये डिलीट करो तो ए इंटरसेक्शन सी डिलीट कर दिया। मगर ये पोर्शन यहाँ ए भी है, बी भी है, सी भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 बार डिलीट हो गया, तो एक बार हमको प्लस करना पड़ा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और आप डिवाइड कर देंगे एन से, तो ये प्रोबेबिलिटीज हमारी हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम। ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब देखें, यही में एक बार उन्होंने ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था और ये कहा प्रोबेबिलिटी बी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार 1/3, और ये उन्होंने कहा 1/3, तो उन्होंने ये पूछ दिया। अब देखें, ये तो क्लियर दिया गया है, तो जहाँ कहीं भी हमारे पास में ये इस तरह से दिए जाएं, ज्वाइन करके कई इंटरसेक्शन या यूनियन दिए जाएं, पहले हम उनको राइट डाउन करते हैं। तो हमने लिखा, तो ये 1/3, तो देखो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, हमने कहा था पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी माइनस तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अब इस रिजल्ट को हमने लिखा, तो ये फार्मूला भी अभी लिखा है, तो ये हमारे पास इसमें कहा गया है बी ये, और ए बार और सी बार है, तो पी बी माइनस बी का इंटरसेक्शन ए के साथ और फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ प्लस अब तीनों का इंटरसेक्शन कर दिया, ऑलराइट। अब देखते हैं, तो देखें ये और ये, इसको देखें इन दो टर्म्स को, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप माइनस ये पी भी 3/4 यूटिलाइज करो, 3/4 माइनस, अब इसको करेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा और ये माइनस आ गया और माइनस इतना रहा। इसकी वैल्यू ज़रा देखें, इसकी वैल्यू क्या है? ये है 1/3, ऑलराइट। ये हमारे पास 1/3 हमने अभी लिखा, यहाँ से 1 से हमने लिख भी दिया ये, तो ये हमारे पास में 1/3, तो 3/4 माइनस ये 1/3 फ्राम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ऑलराइट। और यहाँ ये 1/3 आपको गिवन था, तो 1/3 इक्वल 3/4 माइनस 1/3, अब ये निकालना है, कैलकुलेट कर दिया, 1/12 हमारा आंसर हो गया, ऑलराइट। अब देखें, आइए हम लोग छोटी छोटी बातें और आपको कुछ डिस्कस कर देते हैं यहाँ पर। अब जैसे यूनियन बी हमने कहा था, ये क्या थी? एटलीस्ट
वन ऑफ द टू इवेंट्स हैपन्स, कहते हैं दो में से कम एक इवेंट हो रही है। तो इसमें देखिए है क्या, अब जैसे ए यूनियन बी, तो हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बात कह भी दी है। अब ये हमारे पास में यहाँ पर ये सैम्पल स्पेस ए और ये बी, ए बी। अब देखें ये पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी में कौन तीन लोग हैं, एक तो है कि ए है कम से कम एक का होना, तो एक तो ये आ गया। और आ जाइए यूनियन, अब कहते हैं कि ये पोर्शन हमारे पास में, तो ये पोर्शन अगर देखेंगे आप तो ये क्या हो गया, ये हो गया दरअसल बी इंटरसेक्शन ए बार। ऑलराइट, ए इंटरसेक्शन बी बार, देखो बी के बाहर सब जो है जो चला गया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पोर्शन आ गया। अब ये क्या है, ए हो रही है और बी नहीं हो रही है, यहाँ बी हो रही है और ए नहीं हो रही है। ए हो और बी ना हो, अथवा आर, बी हो और ए ना हो, आर ये पोर्शन यहाँ जो हमने डॉट कर दिया है, ये ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये होती है तो ये हो जाएगी, ये होगी तो ये हो जाएगी, ये होगी तो ये हो जाएगी, ये मीनिंग है। तो अब देखो ए यूनियन बी से इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि कम से कम एक के होने के थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज हैं, तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज हैं, ये और ये और ये, तो इनका यूनियन क्या हो गया, ये यूनियन भी हो गया यहाँ। ओके, इनका यूनियन लिखेंगे तो ये हमारे पास में इतना आ गया। अब अगर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी, तो आप देखेंगे इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि अगर कोई इवेंट E1, E2, E3, En इतने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज से या हो सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस करेंगे तो हमारे पास ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और हम कर भी सकते हैं, अगर हम करेंगे तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यहाँ रखा हो। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हम लास्ट सेक्शन में आपको कह चुके थे। तो ए यूनियन बी का मीनिंग है कि इसके अंदर ए है और बी नहीं है, आर बी है और ए नहीं है, आर दोनों हैं। और ये क्या थे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट से तीनों, इसीलिए इनकी यूनियन लिया तो ये हो गया। और सम इसलिए हो गया क्योंकि म्यूचुअली डिसजॉइंट थे। ऑलराइट, अब हम आते हैं कुछ कंपाउंड इवेंट्स पर आते हैं आपके पास में, ठीक है। तो पहले इन टर्म्स को समझ लें, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स, छोटा सा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। 2 cards are drawn. 2 cards are drawn from a pack of 52. Okay, 1 by 1 यहाँ से कह दिया 1 by 1, 1 by 1। आइए, अब हमने कहा ए, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन, ए इवेंट ये कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। अभी देखो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा आपको कह देते हैं। और बी, हमने कहा सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। ओके, देखो कार्ड्स के लिए ये है कि हमने यहाँ पर कार्ड्स हमारे 52 हैं, जो कार्ड्स हैं कितने हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं 52। इनमें कलर्स की बात आती है, कलर्स तो 2 हैं, रेड और ब्लैक। सूट्स देखें तो सूट्स SUITS, सूट्स यहाँ पर 4 हैं। और वो कौन, स्पेड, स्पेड है, हार्ट है।
कभी कभी लोग स्पेड्स लिख देंगे, हार्ट्स लिख देंगे, ओके। और ठीक है, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स, डायमंड्स और क्लब्स। स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब। हिंदी में इनको हुकुम के पत्ते कहते हैं, इनको पान के पत्ते कहते हैं, इनको ईंट के पत्ते कहते हैं, इनको चिड़ी के पत्ते कहते हैं। तो ये रेड हार्ट बना होगा, यहाँ पर स्पेड, तो ब्लैक रहेंगे ये कार्ड्स, और हार्ट जैसा बना होगा, थोड़ा सा ऊपर ये बना रहेगा डायमंड। इन कार्ड्स को देख सकते हैं। तो ये ईंट के पत्ते, ये चिड़ी के पत्ते। सूट्स कहेंगे तो ये 4 आ जाएंगे, कलर्स लोग कहेंगे तो ये आ जाएंगे। अब आपसे लोग कह देंगे कि फेस आर कोड कार्ड्स, कोड कार्ड्स, तो इनमें देखें क्या है, जैक, क्वीन और किंग। ऑफ ऑल सूट्स, ऑफ ऑल सूट्स, ऑफ ऑल सूट्स यानी 12 हो जाएंगे कार्ड्स। 4 सूट्स हैं, 4 जैक हो गए, 4 क्वीन हो गई, 4 आपके किंग हो गए। इनको बादशाह कहते हैं, बेगम कहते हैं और गुलाम कहते हैं। और जैक को कभी कभी नेब भी लोग कह देते हैं, KNAV, नौकर। फेस कार्ड्स, कोर्ट्स कार्ड्स ही आ गए। और ऑनर कार्ड्स कभी कभी लोग कह देते हैं, ऑनर कार्ड्स। तो ऑनर कार्ड्स में आपका एस भी आ जाएगा, एस है, जैक है और ये। तो हमारे पास में ये ऑनर कार्ड्स में आप एस को भी शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह के कभी और चीज़ें आती हैं तो हम बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। ए और बी हमारी क्या है, सिंपल इवेंट है। इनको इस तरह से आप समझ सकते हैं। ग्रामर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सिंपल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े होंगे। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही फैक्ट हो। जैसे हम कहते हैं आई रेड अ बुक इन द मॉर्निंग, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक ही बात कही गई है कि आज सुबह मैंने एक पुस्तक पढ़ी। एक सेंटेंस हमने दिया कि द बुक वॉज अ साइंस फिक्शन। ये दरअसल जो पुस्तक थी एक साइंस फिक्शन थी। तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी एक फैक्ट है। तो सिंपल सेंटेंस का मीनिंग है एक फैक्ट जिसमें है। और सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैरीज अ मीनिंग, शब्दों का एक समूह जिसके कुछ मायने होते हैं। अब अगर इसी सेंटेंस को हमने ये कह दिया कि द बुक आई रेड इन द मॉर्निंग वॉज अ साइंस फिक्शन, प्रातः मैंने जो पुस्तक पढ़ी वो एक साइंस फिक्शन थी। अब ये एक सेंटेंस हो गया, मगर इसमें 2 बातें छिपी हुई हैं। तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस कह देंगे। तो कंपाउंड का मीनिंग जैसे मिश्रित, मिला दिया गया। 2 आर मोर सिंपल सेंटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जब एक में आ जाएंगे तब हम उसको कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी देखें, हमारे पास में जब 2 सिंपल इवेंट्स या 2 से ज़्यादा सिंपल इवेंट्स एक साथ होती हैं तो हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कंपाउंड इवेंट कहते हैं। लेकिन पहले हम देखें तो कि सिंपल इवेंट हमारी क्या है। तो सिंपल इवेंट क्या है, आउटकम ऑफ अ सिंगल एक्ट। सिंगल एक्ट का जो भी आपने किया, बिल्कुल सिंगल एक्ट का जो आउटकम है, जो परिणाम है, वो हमारी क्या है, एक सिंपल इवेंट है। ओके, अ सिंपल इवेंट, a simple event is the outcome या result, outcome of a single act in a trial। अब देखें, आइए, जैसे सपोज करें हमने कहा कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो करूं, तो दोनों में 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप जानते हैं दोनों में 5, एक केस होगा 36 टोटल 1/36, वो हमारा इस समय कंसर्न नहीं है। तो यहाँ देखें, एक साथ ट्रायल एक है, मगर इस ट्रायल में 2 एक्ट्स हैं, 2 सिंगल एक्ट्स हैं, एक डाइस का एक दूसरे डाइस का। तो फर्स्ट में 5 आए और दूसरे में भी 5 आए, 5-5। तो ये पेयर अकर्स ओनली वंस,
इन ऑल 36 पेयर्स, एक ही बार ये पेयर आता है। हमारा मीनिंग समझ गए? किसी सिंगल ट्रायल में हो सकता है मल्टीपल एक्ट्स हों। हमने कहा 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करो, तो 3 कॉइन्स टॉस किए गए, तो हर एक कॉइन का एक सिंगल एक्ट वो लिया जाएगा। इस ट्रायल में मल्टीपल एक्ट्स हैं। हमने कहा कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो ये ट्रायल में 4 सिंपल इवेंट्स हैं, 4 सिंगल ट्रायल्स हैं, 4 सिंगल इवेंट्स हैं, 4 सिंपल इवेंट्स हैं। ओके, हर एक एक्ट का जो आउटकम होगा वो हमारा सिंपल इवेंट है। ओके, और कंपाउंड इवेंट हमारे पास में क्या है? द अकरेंस बल्कि साइमल्टेनियस कह सकते हैं, साइमल्टेनियस द अकरेंस ऑफ 2 or more simple events is called a compound event, is called a compound event। ठीक है, हम डिक्टेट कर दे रहे थे, आपसे कह दे रहे थे कि बातें लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, तो सिंपल इवेंट ये समझ गए। जैसे सपोज करो कि घर में 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ओके, पहला पास हुआ एक इवेंट, दूसरा पास हो गया एक इवेंट, और आप जानते हैं पहला भी पास हुआ और दूसरा भी पास हो गया, तो घर का माहौल कितना खुशनुमा हो गया। इस इवेंट का इम्पैक्ट कुछ दूसरा होता है, लेकिन अगर एक पास हुआ एक फेल नहीं हुआ, खुदा न करे, तो थोड़ा सा मायूसी, और अगर पहला भी पास ना हुआ और दूसरा भी पास ना हुआ तो और मायूसी। ये कंपाउंड इवेंट्स हैं, पहला भी पास हो और दूसरा भी पास हो, कंपाउंड इवेंट है। पहला पास हो और दूसरा ना हो तो ये भी कंपाउंड इवेंट है। इवेंट एक हो रही है और एक नहीं हो रही है, साइमल्टेनियस अकरेंस। गेट माई पॉइंट? तो अब देखें, इनके डिफरेंस को यहाँ पर समझ लें। अब आपसे हमने कह दिया कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें। 52 हमारे कार्ड्स थे और हमने कहा फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, तो स्पेड कितने हो गए? 13 स्पेड हैं, 13 हमारे हार्ट्स हैं, 13 क्लब्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 13/52। ओके, अब आपसे हम कहने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, अब देखें एक केस ये कि अगर जो कार्ड हमने ड्रा किया है और 1 बाई 1 ड्रा किया है, और ड्रा करके अगर हमने रिप्लेस कर दिया है तो पैक फिर से 52 हो गए और स्पेड फिर से 13 हो गए, तो ये 13/52। ओके, अब ये केस क्या है? द कार्ड ड्रॉन, जो कार्ड आपने ड्रा किया है, कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड। रिप्लेस का मतलब पुट बैक, उसको वापस आपने पैक में रख दिया है, इज रिप्लेस। और अगर आपने नहीं रखा हुआ है तो ये 12/51 स्पेड निकल चुका। ठीक है, द कार्ड ड्रॉन इज नॉट पुट बैक, इसे, ठीक है, आपने देखो तो फर्क हो गया दोनों में। अभी इसको डिस्कस करेंगे। आइए, अब आपसे कह रहे हैं कि कंपाउंड इवेंट हमारी क्या होंगी। अब जैसे आपने कह दिया ए हो रही है और बी हो रही है, देखो इंटरसेक्शन ए भी और बी भी, तो ये कंपाउंड इवेंट आ गई। ए हो रही है और बी नहीं हो रही है, तो ये भी हमारी क्या है? कंपाउंड इवेंट। हमने कहा कि ए भी नहीं हो रही है और बी भी नहीं हो रही है, न तो फर्स्ट कार्ड स्पेड निकला है न तो सेकंड स्पेड निकला है, तो 39/52। एंड अगर पुट बैक कर दिया है तो अगेन 39/52। ओके, तो हमने कहा ये सब हमारी क्या है? आर कंपाउंड इवेंट्स। ये सब हमारी कंपाउंड इवेंट्स कही जाएंगे। ओके, हमने कहा 3 कॉइन्स को टॉस करो, तीनों में हेड आए तो पहले में आए और दूसरे में आए और तीसरे में आए।
ऑलराइट, तो ये भी एक कंपाउंड इवेंट हो गए। 2 और मोर, कितनी भी इवेंट्स हों टेकन टुगेदर साइमल्टेनियसली मीन्स इट विल बी अ कंपाउंड इवेंट। और सिंपल इवेंट से हमारा मीनिंग क्या है कि ट्रायल में मल्टीपल एक्ट्स हो सकते हैं, उनमें से सिंगल एक्ट का जो आउटकम है वो हमारी क्या होगी, एक सिंपल इवेंट होगी। ओके, अब यहाँ पर आइए कंडीशनल इवेंट पर अब बात कर रहे हैं। और देखिए इनकी प्रोबेबिलिटी को हम निकाल चुके हैं। अभी अभी हमने कुछ कहा हुआ था सेट थ्योरी के उससे लास्ट लेक्चर में, मगर आज दूसरे तरीके से बात को कहेंगे। अब देखें ये हमारे पास में ये इवेंट क्या है, बी गिवन ए, इसको पढ़ेंगे। ये कंडीशनल इवेंट है। ये क्या है, कंडीशनल इवेंट। कंडीशनल इवेंट, अब ये किस तरह की कंडीशनल इवेंट है? कंडीशनल इवेंट दैट बी हैपेंस व्हेन ए हैज हैपेंड। ये इस कंडीशन के साथ हो रही है बी की ए हो चुकी है, इस कंडीशन के साथ हो रही है कि बी ये हो चुकी है। अब देखें आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, हमने कहा कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन ब्लैक एक कार्ड निकल चुका है, और अगर हमने वापस फिर से रख दिया है, रिप्लेस कर दिया है, तो पैक हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो फिर से अब ये क्या आ गया, 13/52। ओके, और हमने कहा रिप्लेस्ड, कार्ड को आपने रिप्लेस कर दिया है, तो रिप्लेस करेंगे तो पैक फिर से फुल हो गया। अब यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये हमारे पास 12/51, और यहाँ पर जो कार्ड है उसको आपने रिप्लेस नहीं किया है, तो इस समय पैक जो आपके पास बचा उसमें 51 कार्ड्स रह गए और 12 केवल स्पेड रह गए, क्योंकि स्पेड निकल चुका। बी तब हो रही है जब ए हो चुकी है, इस कंडीशन के साथ बी हो रही है कि ए हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि कंडीशन ए ने यहाँ पर बी की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं किया है। स्पेड कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 13/52। ओके, तो यहाँ ए हुई है, मगर वो अफेक्ट प्रभावित नहीं कर रही, उसको अफेक्ट नहीं कर रही, इन्फ्लुएंस नहीं कर रही उसकी प्रोबेबिलिटी को। और यहाँ देखें, हमने अगर वापस नहीं रखा तो ए के होने ने हैपनिंग ऑफ ए हैज़ अफेक्टेड द हैपनिंग ऑफ बी। अब ये 13/52 नहीं रह गया, ये आ गया है 12/15, यानी यहाँ पर कंडीशन ने अफेक्ट कर दिया। ओके, तो देखें एक रिजल्ट ये निकला कि जो कंडीशन ए है, तो देखें द कंडीशन ए may or may not affect the happening of B. B means the subsequent event, बाद की इवेंट को वो अफेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। मगर यहाँ एक काशन आपको देना चाहते हैं, वो काशन ये देना चाहते हैं कि कंडीशन का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। और वो इसलिए कि जैसे हमने आपसे कहा कि 3 कॉइन्स को आप टॉस करो, तीनों बार अगर आपका हेड आ गया तो हम 50 रुपीज़ का प्राइज़ आपको देंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट टाइम हेड आए तो 1/2, एंड सेकेंड टाइम आए तो फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, एंड थर्ड टाइम आया तो फिर से 1/2 से 1/8। अब देख रहे हैं, तो जब तीनों बार हेड वन आफ्टर दी अदर 3 कंसेक्टिव हेड्स आपको मिल गए तो आपको 50 रुपीज़ का इनाम मिल गया। सपोज़ करो पहले में टेल आता तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2, और सेकंड में भी टेल आ जाता तो 1/2, थर्ड में हेड आ जाता तो 1/2, फिर 1/8 आ गया। तो देखें प्रोबेबिलिटी हमारी अफेक्टेड नहीं हुई है, मगर आपको प्राइज़ न मिलता। प्रोबेबिलिटी सेम 1/2 निकल आई है, मगर जो कंडीशन थी कि फर्स्ट में हेड और सेकंड में हेड और थर्ड में हेड, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। आपने टेल निकाला, प्रोबेबिलिटी 1/8 ही आई थर्ड टाइम हेड लेकर के, मगर आपको 50 रुपीज़ का इनाम इसलिए प्राइज़ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने 3 कंसेक्टिव हेड्स नहीं दिए हुए हैं। इसलिए
कंडीशन ए हमारी सब्सिक्वेंट इवेंट बी को अफेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, मगर ए का फुलफिलमेंट ज़रूरी है। फुलफिलमेंट इसलिए ज़रूरी है सो दैट बी गिवन ए कुड हैपन, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी कुड हैपन। ऑलराइट, तो यहाँ देखो हमने कहा कि ये अफेक्ट कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, बट द happening of A is essential if we want to witness A इंटरसेक्शन B, A और B का होना हम अगर देखना चाहते हैं। ओके, तो इस हमने कहा कि फर्स्ट क्वाइन में हेड आए और दूसरे में आए और तीसरे में आए। हेड आए या ना आए फर्स्ट सेकंड में, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, मगर प्राइस आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो हमने कहा कि कंडीशन ए हमारी इसको अफेक्ट कर सकती है बी को और नहीं भी कर सकती है, मगर इसका फुलफिलमेंट ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ए भी हो और बी भी हो, जैसा कि यहाँ कहा 2 बार क्वाइन को टास्क करोगे, दोनों बार हमने कहा हेड आए, तो पहली दफ़ा भी हेड और दूसरी तो हेड एंड हेड। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने कहा, तो कंडीशन अफेक्ट कर भी सकती और नहीं भी कर सकती है। अब देखिए, आइए इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला दे देते हैं। और ये बुक्स वगैरह में आपको कई तरीके से लोग लिखेंगे, जैसे लिख देंगे कि लाफ। अब जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर 1 में कहा हुआ था कि अगर कोई इवेंट ई अपने आप को n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज में अनफोल्ड करती है या उसके होने के n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज हैं, तो उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा वो एक्चुअली हमारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगा। उसको हम कह चुके हैं। ओके, उसको लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कह देते हैं। अब यहाँ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ठीक है, आर, इसी को कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इवेंट। इसी को कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंडीशनल इवेंट, है ना। वो हमारे पास में जो आएगा उसमें 3 बातें आ जाती हैं। अब हमने कहा कि ए और बी हमारी लेट ए बी 2 इवेंट्स, 2 जनरल इवेंट्स है। जनरल इवेंट्स का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी इनकी 0 से ग्रेटर है, ठीक है। बी 2 जनरल इवेंट्स, ये 2 जनरल इवेंट्स हैं इन द सैम्पल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने कहा कंपाउंड इवेंट हमारी, देखो कंपाउंड इवेंट क्या हो गई? ए इंटरसेक्शन बी मान लो हो गई, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी को हम निकाल रहे हैं, तो देयरफॉर अभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैम्पल स्पेस में, इसको देखो ऐसे कह दे रहे हैं। हमने कहा कि Na ओवर Ns कह दिया, अभी कुछ नहीं बताएंगे, इनटू ये देखें दिस और हमारे पास में अपान Na ये हमारी जनरल इवेंट है, तो Na 0 नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर ऑफ ए दरअसल 0 नहीं होंगे, क्योंकि ये जनरल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है। देखें, इसको हमने ये कह दिया। अब यहाँ पर ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो क्लियर हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो देखें जब कभी कंपाउंड इवेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ भी आप इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते हैं तो समझ जाइए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। एंड जब भी आप प्रोनाउंस करेंगे
तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। क्यों आ गया? यू कैन सी योर सेल्फ। ओके, अब देखें इस टर्म को हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं आपको। अब जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, ये S है, यहाँ पर ये A है और ये देखें B है, ये B। आइए, अब ये है कि हमारी इवेंट A हो चुकी है, A हो चुकी है, तो इसका मीनिंग A के जो सैंपल पॉइंट्स हैं कहाँ हैं? वो यहाँ पर हैं, ये इस तरह से हैं। आप चाहते हैं कि A के साथ में B भी हो, तो जो A के फेवर के सैंपल पॉइंट्स हैं उन्हीं में से आप पता करिए कौन से हमारे सैंपल पॉइंट्स B के फेवर में है, कौन से मेंबर्स वेन डायग्राम में। तो देखो ये पॉइंट्स हमारे यहाँ जो आ गए, ये जो पॉइंट्स आ गए यहाँ पर, ये पोर्शन A इंटरसेक्शन B का पोर्शन है, सेट थ्योरी से कहेंगे। देखो ये, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वो B के फेवर में भी हैं और A के फेवर में भी हैं। ओके, अब देखें B के लिए एक्चुअली जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस कर गया। अब B के लिए जगह पूरा S नहीं बचा हुआ है, बल्कि A में से उनको लेना है जो B के फेवर में हो, तभी तो A इंटरसेक्शन B हो पाएगी, तभी तो ये हो पाएगा। हम समझते हैं, हमारी बात को समझ गए क्या हम कहने जा रहे हैं। ये एक्चुअली A इंटरसेक्शन B ऐसे मैनिपुलेट किया गया, PA अब A हो गया। अच्छा, हम चलिए A है, A के फेवर में ये आ गए। अब इन्हीं में से जो कोई B के फेवर में होंगे तभी तो ये होगी। अब B के फेवर में कौन है? A, तो यानी B के लिए सैंपल स्पेस अब इतने में से है और फेवर में इतने हैं, तो B की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये टोटल ये और फेवर के ये। ऑलराइट, यहाँ पर आ गया। तो अब A के फेवर में तो देखें, चलिए हमने आपसे कहा कि एक डाइस है, उसको आपने थ्रो किया है, उसके रिजल्ट्स हमारे S इक्वल टू सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, A हमने कह दिया है कि इवन नंबर के लिए, इवन डिजिट के लिए, और B हमने कह दिया कि 3 से डिविजिबल बाई 3, डिजिट डिविजिबल बाई 3। ये डिजिट डिविजिबल बाय 3। ऑलराइट, अब देखें, जब आपने कहा कि A हो गई, तो A के होने का मीनिंग क्या है कि 2 4 6 में से कोई एक आया। अब आप चाहते हैं कि B भी हो, तो इन्हीं 2 4 6 में से आपको वो देखना पड़ेगा जो B के फेवर में है। तो कौन है? ये 6 है। तो ये 6 क्या हो गई? 6 हो गई A के भी फेवर में है और B के भी इवन भी है और 3 से डिविजिबल भी है। गेट माई पॉइंट? तो B के लिए स्पेस क्या बन गया? रिड्यूस सैंपल स्पेस B के लिए रिड्यूस कर गया, क्योंकि A को होना है। अब A हो गई तो A के फेवर के लोग का कोई आया है, अब इन 3 में से कोई भी आ सकता है। अब उसमें से देखना है कि B के फेवर में कौन है, तो B के फेवर में ये 6 है। ओके, तो अब जब आप कहेंगे तो ये 6 हमारा क्या है? ये 6 है, A इंटरसेक्शन B दोनों के फेवर में आ गया। अब इसी चीज़ को कैसे कहा जाएगा? ये कही जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये B हो रही है गिवन A। ऑलराइट, अब देखें क्या है, यहाँ B को आपका होना आप देख रहे हैं। यू आर विटनेसिंग द हैपनिंग ऑफ B व्हेन A हैज़ अकर्ड। तो A हैज़ अकर्ड गिवन B, इसको क्या पढ़ेंगे? B गिवन A। अब आइए इसके फेवर में, तो जो भी पॉइंट आप उठाएंगे, ये पॉइंट उठाया आपने जो B के फेवर का है, तो ये, और वो ऑलरेडी क्या था? A के फेवर में, तो ऐसे लिख दिया गया। तो देखें इसको कैसे लिखा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A।
गेट माई पॉइंट? कुछ नहीं, ये लिखा आपने, ये सब कर दिया यहाँ पर, तो ये तो पी ए बन गया। अब इसका मीनिंग है कि ए के एन ए, तो ए के फेवर में आ गए। अब आप चाहते हैं बी भी हो, तो सैम्पल पॉइंट्स बी के लिए यहाँ रह गए। तो एक तरह से दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन आ गया। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या रह गई? दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन, बिकॉज बी के साथ ए का भी होना आप देखना चाहते हैं। तो ए तो हुई और साथ में बी, तो दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन, वही हमने यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। आर इसी को ऐसे भी कह सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आप चाहते तो अगर बी पहले हो गई तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह सकते थे? ए गिवन बी। इसी तरह से आप बना सकते हैं। अब देखो इसमें है क्या, ये कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो लोग ये कह देते हैं कंपाउंड इवेंट। और देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो देखो कंपाउंड इवेंट में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। कंडीशनल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब किसी ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आपको निकालना है, तो पहला तो ये किया करें कि दोनों का इंटरसेक्शन लिख लो और डिवाइड कर दो किससे? जो हो चुकी है, बस दैट्स ऑल। ये फार्मूला हो गया, आप देख लो, यही यहाँ पर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और पी ए से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया, देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर हम सपोज करो कि कोई और लिखते फार्मूला, सपोज करें कि हाँ ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी हो जाता, डिवाइड कर देते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। गेट माई पॉइंट? तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं हुई। तो ये फार्मूला निकला। अब इसी को कभी लोग एक्सटेंड करते हैं, तो आपको शॉर्ट में जल्दी से कह देते हैं। अब कोई आपसे ऐसे कह देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कितनी भी इवेंट्स के लिए लोग कह दें आपको दिस, तो देखो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप इसको डी सपोज कर सकते हो, तो ए हुई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड जब ए हो चुकी है, बी होने जा रही व्हेन ए हैज अकर्ड, और इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जब ए हो चुकी है और बी हो चुकी है। आप इनको डी सपोज कर देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी डी गिवन ए। अब डी में क्या था? बी इंटरसेक्शन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते, मगर गिवन है ए पहले ही हो चुकी है। आगे चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी, और ए भी हो चुकी थी, तो ए इंटरसेक्शन बी लीजिए। ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं। देखें, तो आपको हमने कहा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप चाहें तो बी इंटरसेक्शन सी को अभी अभी हमने कहा कि डी सपोज कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए। अब डी को बी इंटरसेक्शन सी, तो बी गिवन ए पहले ही आ चुका है, और सी अब ए भी हो चुकी, बी भी हो चुकी, तो ए इंटरसेक्शन बी सी गिवन, यानी ए और बी हो चुकी। अभी अभी हम कह भी चुके कि ऐसे 3 कॉइन्स को आप टॉस करते हैं, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो हर एक थ्रो में, हर एक टॉस में आपका हेड आ जाए। तो पहले में हेड आए और दूसरे में हेड तब आ रहा जबकि पहले में आ चुका है। अगर पहले में हेड नहीं आया हुआ तो प्रोबेबिलिटी वही 1/2 आएगी टेल की भी, मगर इवेंट नहीं सपोज की जाएगी। इवेंट विल नॉट बी सपोज टू हैपन। उसको जो है हम लोग सपोज नहीं करेंगे कि ये इवेंट हुई है। ए तो हेड आए 1/2, और हेड आए जब हेड आ चुका है, और हेड आए जबकि हेड पहले 2 में आ चुका है, तो 1/2 1/2 1/2, बिकॉज पहले हेड आ चुका है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट, यानी बी के होने को अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसी इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स से कह देंगे, मगर अभी नहीं। 1-2 बातें छोटी छोटी और देख लें। 2 सम्स भी आपको अभी कर रहे हैं। देखें, कॉम्प्लीमेंट ए इवेंट हो रही, उसके न होने को कैसे आप कहते हैं? ए बार से। पॉपुलर ये है, लेकिन लोग कभी कभी ए पर सी ए कॉम्प्लीमेंट, और कभी कभी ए डैश या ए प्राइम इस तरह से पढ़ देंगे। ओके, और आपको छोटे से एग्जांपल से हमने थ्योरी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकाला हुआ था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आ गया था। और इस एग्जांपल से भी कह देते हैं, सपोज करो कि हमने एक डाइस को थ्रो किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं। अब हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 आए हुए, एक ही थ्रो है हमारा, या ये नंबर्स है हमारी 6। हमने कहा कि एक नंबर कोई आप सेलेक्ट करिए। इवेंट ए तब होगी अगर डिजिट हमारी इवन आ जाएगी, तो इवेंट ए हम मानेंगे कि हो गई है। अगर हमारी डिजिट डिविजिबल है 3 से, तो हम कह देंगे कि इवेंट हमारी बी हो गई है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई कहेगा तो 3/6 हो जाएगा, 2 4 6,
3 हो गए फेवर में अपान 6, और यहाँ देखें ये 3 और 6 फेवर में है तो 2/6 हो गया। अब देखें आइए, अब आपसे कोई ए इंटरसेक्शन बी का होना, यानी ए भी हो रही, बी भी इवन भी है और 3 से डिविजिबल भी है, ऐसी इवेंट। और थ्रू हमारा जो सिलेक्शन है, ट्रायल एक ही है, एक नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ट्रायल आपका एक ही है, तो उसमें ए भी हो और बी भी हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो उसके फेवर में क्या एक ही केस है 6, ये इवन भी है और 3 से डिविजिबल भी है, तो 1/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, इंटरसेक्शन बी की। तो वही हमने अब देखो एक्सप्लेन किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, यानी आपने सेलेक्ट किया एक नंबर, उसको सेलेक्ट कर लिया तो इंटरसेक्शन बी, तो 1/6, 6 केवल फेवर में है और 6 टोटल थे, तो 1 फेवर में है और 6 हमारे पास टोटल है, तो 1/6 आ गया। इसको हमने इस तरह से लिखा 3/6 इंटू 1/3 कर दिया। अब 3/6 क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ ए हो गई। अब ए हो गई इंटू, देखो जब इंटरसेक्शन लग जाए तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, इंटू, अब क्यों आ गया ये भी देख लिया आपने, पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो इसको कह रहे हैं 1/3। आप जानते हैं कि जब हमने सिलेक्शन एक ही है और उसी में ए हो और बी हो, तो इसका मीनिंग है कि ए हो चुकी। अब ए हो चुकी तो उसी में से जो बी के फेवर में है उनको हम सेलेक्ट करें, तो ए के होने का मतलब क्या है कि 2, 4, 6 आ चुके हैं, 2, 4, 6 में से कोई एक आया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 6 ही आया है, यानी ये केस आया है, तो 1/3। अब इन 3 में से इस बार बी के लिए सैम्पल स्पेस हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये अवेलेबल है, ये हो गया, क्योंकि आपको ए और बी, ए हुई तो ये हो गया कोई, और अब आप चाहते हैं कि इन्हीं में से बी भी हो, क्योंकि आपने एक ही ट्रायल लिया हुआ है, ट्रायल कई हो सकते हैं तब केस बदल जाएगा, मगर अभी सिंपल एक्सप्रेशन के लिए हमने एक ही ट्रायल रखा, एक ट्रायल लिया। अब उसमें ए और बी, आपने कहा ए हो गई है, अब ए हो गई तो बी के होने की पॉसिबिलिटी, तो इसका मीनिंग है ए के फेवर में कोई निकला है, उसी में हम ढूंढ रहे हैं कि बी की पॉसिबिलिटी क्या है। तो ए के फेवर में कोई इन 3 में से निकला है, तो रिड्यूस सैम्पल स्पेस हो गया इसके लिए, तो 3 आ गया, और उनमें से बी की पॉसिबिलिटी क्या है 1, तो 1/3। समझ गए हमारी बात को, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, 1/3 क्या है, जो ए के फेवर में आ चुके हैं उन्हीं में से बी की तलाश करनी है, तभी आपकी ए और बी हो पाएगी। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि आप समझ गए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कहेगा तो यहाँ पी भी आ जाएगा और न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें आइए, अब जैसे हमने सम्स को कह दिया, एक सम आपको ये कह दिया हमने कि एक सपोज करो हमारे पास में 12 फेस वाला डाइस है, 12 फेस का डाइस है, उसके 6 कलर्स, 6 फेसेस ग्रीन हैं, 4 ब्लू हैं और 2 वाइट फेसेस हैं, और इसको 3 बार थ्रो किया गया है, ओके, या रोल किया गया है या थ्रो किया गया 3 टाइम्स। अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि आपको ग्रीन, ब्लू और वाइट फेस पहले, दूसरे और तीसरे थ्रो में रिस्पेक्टिवली, यानी पहले आपको ग्रीन आए और फिर ब्लू आए और फिर आपका क्या आ जाए, और फिर आपका ये वाइट आ जाए। ऑलराइट, तो 3 इवेंट्स होनी है, ए हो, बी हो और सी हो। देखो थ्योरेटिकली आपको हम लिख देते हैं यहाँ पर, और जब आपको इम्तहान में जल्दी से करना है तो जब आप इस स्प्लिट को समझ गए ये क्या है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी अभी आपसे कह देते हैं। हमने कहा ए, तो हमने कहा कि फर्स्ट थ्रो, ये फर्स्ट थ्रो हमारा क्या है, फर्स्ट थ्रो इस, क्या पूछा था हमने, ग्रीन, हमने कहा फर्स्ट थ्रो हमारा ग्रीन है। बी को हमने कहा कि सेकेंड थ्रो इज़ ये ब्लू, ये ब्लू कह दिया, और सी में हमने कह दिया कि थर्ड थ्रो इज़ ये वाइट। अब हमें चाहिए क्या, रिस्पेक्टिवली कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये भी हो और ये भी और ये भी, ओके, पहले में ग्रीन और दूसरे में ब्लू और तीसरे में वाइट। अब फार्मूला तो आपका आ गया, दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, अब देखें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हमारे पास 12 फेसेस थे, उसमें 6 ग्रीन है, तो 6/12 इंटू, अब आइए ग्रीन जब निकल गया है तब आप देख रहे हैं किसको, ब्लू फेस को देख रहे हैं, ओके। तो ब्लू हमारे पास कितने थे, 4, तो 4/12।
अब यहाँ देखें, यहाँ हैपनिंग ऑफ ग्रीन डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ ब्लू। ग्रीन अगर आ गया है, हो चुका है, तो ब्लू के आने को वो प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि सेकेंड थ्रो में भी डाइस आपका वैसा ही है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और कलर आ जाता इंस्टेड ऑफ ग्रीन, तो हम कहते कि इवेंट हमारी नहीं हुई है। सपोज करो कोई प्राइज़ रख देता तो प्राइज़ आपको न मिलता। ऑलराइट, अब यहाँ देखें दिस, और इसके बाद कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब आपका ग्रीन आ चुका, ब्लू आ चुका, तब वाइट डिमांड किया जा रहा है, तो ये थर्ड थ्रो है आपका, इंडिपेंडेंट हो गया। पहले डाइस हमारा वैसा ही है, फिर 12, और उसमें वाइट कितने हैं 2, तो ये आपने कितना कह दिया 2/12, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कह दिया 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6। ऑलराइट, देख लें ये 1/36 जैसी कुछ चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें आपको, अगर आप बहुत ही जल्दी से आपको करना है तो कुछ नहीं, अब आपको इम्तहान में जैसे करना है, तो आपने देखा कि 12 फेसेस हैं, तो पहले फेस में ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/36 लीजिए। एंड अब सेकेंड में, अब ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि सेकेंड में हमारा जो ये डाइस है वैसा ही रहेगा, तो ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/36। ऑलराइट, और अब थर्ड में भी हमारा वैसे ही, मगर इसी क्रम में, इसी आर्डर में आना चाहिए, ग्रीन, ब्लू और वाइट। तो वाइट क्या गया, एंड लग गया, तो मल्टीप्लाई करते चले, ये आए एंड, तो मल्टीप्लाई करते चले जाएं, और देख लें कि हमारी इवेंट अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ इंडिपेंडेंट है तो अफेक्ट नहीं कर रही। इसकी इंडिपेंडेंस को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात कहेंगे। तो यहाँ कितना क्या सर, ये 4/12 होना चाहिए था, 4/12 6/12, 4/12 और 2/12, ये डायरेक्ट आपने एक लाइन में वहीं पर समझ करके कर दिया। ओके, आइए अब हम आपको एक सम यहाँ पर ये कर रहे थे कि सपोज़ करें एक क्वाइन है, इस क्वाइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया है, 4 टाइम्स। अब हमने कहा हेड और टेल अल्टरनेटली आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी यानी PR, दैट हेड एंड टेल अपीयर, ठीक है, अपीयर्स अल्टरनेटली, यानी हेड आए फिर टेल आए, हेड आए फिर टेल आए। अब देखें ये इवेंट रिक्वायर्ड इवेंट हमारी अल्टरनेटली है। कैसे हो सकती है रिक्वायर्ड इवेंट E? इट कैन टेक प्लेस इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज, और वो क्या है, हेड आए और टेल आए, और हेड आए और टेल आए। R कैसे हो सकती है, टेल आ जाए फिर हेड आए फिर टेल आए और फिर हेड आए। हमने आपको थ्योरम एक्सप्लेन की हुई है। वो थ्योरम क्या एक्सप्लेन की हुई है कि अगर हम ये समझ लेते हैं कि कोई इवेंट कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज में हो सकती है, और वो सभी के सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स म्यूचुअली डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो उसमें से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो उन सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। अब ये इवेंट इतने तरीके से हो सकती है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो हेड से स्टार्ट हुआ वो टेल से स्टार्ट होना नहीं है, अलग अलग हो गए। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का हम सम कर दें, और इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। हमको सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज पता चल गए, फॉर्म्स पता चल गए किसी इवेंट के, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दीज n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स। ओके, तो सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का आप सम कर देंगे, हम सिखा चुके हैं। अब ये हमारे पास मान लो 1 है, ये सपोज करो 2 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो E देखें तो हमने कहा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, अब कभी कभी लोग ऐसे भी कहते हैं ST ऐसे कह देंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी और TH और TH ऐसे, ये कुछ नहीं लिखते, इंटरसेक्शन मान लीजिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड आई है तो 1/2, एंड फिर क्या आ जाए टेल, गिवन की हेड आ चुका है, ठीक है, तो ये 1/2, वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, फिर 1/2, और फिर हमारे पास में क्या क्या 1/2, देख लें, हेड आए और फिर टेल आए और फिर हेड आए और फिर टेल आए, तो हमारे यहाँ क्या आ चुका है, ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। प्लस उसमें देखें टेल आए तो 1/2, एंड मल्टीप्लिकेशन समझ गए, हेड एंड टेल, और फिर हमारे पास में हेड,
और इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/8। ओके, और देखें इसको अगर लिखना है, किसी एक को लिखना है तो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ये हेड इनटू प्रोबेबिलिटी, अब ये टेल गिवन हेड प्रोबेबिलिटी, हमने कहा हेड गिवन हेड एंड टेल, और देखिए प्रोबेबिलिटी, फिर हमने कहा टेल गिवन हेड और टेल और हेड। ये अब इतना लिखने से क्या फ़ायदा, जब आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, रिटन है नहीं, तो आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी दिस, अभी देखिए 1/2, अब हेड आ चुका है, फिर टेल की तो 1/2। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, जहाँ तो हम जब समझ लेते हैं कि इतने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज में ये हमारी इवेंट हो गई, तो उन सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज की प्रोबेबिलिटीज़ का सम ले लेंगे, वही हमारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस बात को समझने में भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई। इन्होंने जेईई एडवांस में 2024 में पिछले साल एक क्वेश्चन मांगा। उन्होंने कहा कि एक बैग में टोटल कैपिटल N बॉल्स हैं, इनमें 3 बॉल्स वाइट हैं, 6 ग्रीन हैं और रिमेनिंग बॉल्स ब्लू हैं, तो ब्लू कितनी बच जाएंगी, कैपिटल N -6 -3, यानी कैपिटल N -9 बॉल्स हमारे पास ब्लू रह जाएंगी, और हमको अगर आगे रिक्वायरमेंट होगा तो हम उसको यूज़ करेंगे। अब कहते हैं एज्यूम दैट दी बॉल्स आर आइडेंटिकली अदरवाइज एक जैसी हैं, और कहते हैं 3 बॉल्स को ड्रॉन किया गया रैंडमली, यानी विदाउट एनी थॉट, जैसे माने आपने उनको खींच लिया है। रैंडम सिलेक्शन मीन्स विदाउट एनी सेकेंड थाट, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है। वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने जो बॉल ड्रा किया है उसको रखा नहीं है, ये यानी जब सेकेंड ड्रा करोगे तो एक बॉल कम हो जाएगी। ओके, कहते हैं I 1 2 3, अब लेट WIGI डिनोट दी events that the ball drawn in the ith draw is a white ball, green ball and blue ball respectively। अब इन्होंने कहा देखो मीनिंग इसका क्या है, अगर आप कहोगे W2 तो W2 का मीनिंग ये है कि सेकेंड ड्रा में आपकी वाइट बॉल निकली है। किसी ने कहा B और यहाँ 3 कर दिया, तो 3 का मतलब थर्ड ड्रा में तीसरी बॉल जो निकाल रहे हैं वो हमारी ब्लू आई हुई है। आपने यहाँ कहा G1, तो इसका मतलब है पहला ही जो फर्स्ट बॉल निकालने जा रहे हैं वो ग्रीन निकली है, तो इनका मीनिंग समझ गए आप, ठीक है। अब कहते हैं इफ़ दी प्रोबेबिलिटी, कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3, यानी कहते हैं कौन कौन इवेंट्स हुई हैं, ये और ये और ये, यानी फर्स्ट में वाइट आई है और सेकंड में ग्रीन आई है और थर्ड में ब्लू आई है। इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/5n है। n इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, n इन्होंने पूछा है कि n क्या है। ओके, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, यानी थर्ड ड्रा हमारा ब्लू है, गिवन दैट कि पहला ड्रा वाइट था और दूसरा ड्रा ग्रीन था। अगर ये वैल्यू 2/9 है तो कैपिटल N की वैल्यू बताओ। हमारी प्रॉब्लम समझ गए, सब कुछ लिखा है, इसको आप सेकेंड टाइम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम पर आ जाते हैं डायरेक्टली, इतना बड़ा लिखने पर हो जा रहा है मगर प्रॉब्लम में कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट फैक्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 फर्स्ट ड्रा में वाइट और दूसरे में ग्रीन और तीसरे में ब्लू, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/5n, हमने इसको लिख दिया। अब ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ड्रा ब्लू है, गिवन दैट कि पहला वाइट निकल चुका है, वाइट निकल गया और ग्रीन निकल गया, अब आप तीसरी बार ड्रा करने जा रहे हो तो इसके ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी कहते हैं 2/9 है। अब हमने आपको सिखाया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B तो B3 के साथ इसका B3 के साथ इंटरसेक्शन लो W1 और G2 अपॉन, अब ये इवेंट इससे डिवाइड कर दो। आप कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, तो PB क्या B क्या का रोल क्या है, ये प्ले कर रहा है। अब आ जाइए, ये हमको दिया गया 2/5n, तो 2/5n हमने लगा दिया। अब इनको देखें ये, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, तो लीजिए A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है। ओके, आइए ये क्या है 2/9 हम रख रहे हैं। अब हमने कहा देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 5n हमारा नीचे हम रख ले रहे हैं, ठीक है 5n। अब प्रॉब्लम हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फर्स्ट ड्रा में, तो अभी कोई ड्रा नहीं हुआ है, फर्स्ट ड्रा हो रहा है, तो टोटल n बॉल्स हमारी बची हुई हैं और उनमें से वाइट कितनी है 3, तो फर्स्ट ड्रा में वाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/n आ गई। एंड अब क्या है, सेकेंड ड्रा ग्रीन निकले जब वाइट निकल चुका है, तो वाइट निकल गया है तो एक बॉल
निकाली जा चुकी है, रिप्लेसमेंट है नहीं, यानी निकाली हुई बॉल को वापस आप रखते नहीं, तो इस बार हमारे पास लॉट में कितनी बॉल्स रह गई, n-1 रह गई। और n-1 में से पहले ड्रा में तो निकली वाइट है, ग्रीन तो निकली नहीं, तो ऑल 6 ग्रीन बॉल्स आर इंटैक्ट, वो 6 हमारी इंटैक्ट हैं ग्रीन। तो अब सेकेंड ड्रा में ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहले में वाइट निकल चुकी है, तो इस समय टोटल n-1 है और ऑल 6 आर इंटैक्ट वैसे ही रखी हैं। तो सेकेंड ड्रा में ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी आ गई, क्योंकि पहली बाल जो निकाली गई थी, ड्रा की गई थी, उसको रिप्लेस नहीं किया गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने इसका 3/n इंटू 6/n-1, इधर भी हमने इन चीज़ों को लिख दिया है। और अब देखें आप, आइए 9 को हमने वहीं रखा और कुछ का, हाँ ये n हमारा कैंसिल हो गया, तो अब क्या रहा 5 इंटू 3 इंटू 6, और n-1 हमारा यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे, देखें तो ये 9 और ये कितना हो गया, 3 इंटू 6 कितना है, 3 2 तो 10, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, तो n की वैल्यू क्या गई 11, तो n हमारा आंसर क्या हो गया 11। देखो इतना करोगे 2 मिनट के टाइम में हो गया। क्वेश्चन को पढ़ने में आपको देर लग सकती है, लेकिन आप घबराइए नहीं, जेई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे सम्स ऐसे रहते हैं जो डुएबल होते हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन एक बार जेई जो आजकल एडवांस कहलाता है, उसमें पूछा कि एक इंडियन आदमी हैं और 4 अमेरिकन आदमी हैं और इनकी वाइफ्स हैं, इनको रैंडमली जो चाहे जहाँ भी बैठ सकता है, कोई इंटेंशन नहीं, अनइंटेंशनली, ठीक है, और अपने ओन पर कहीं भी वो बैठ सकते हैं। और कैसे बैठना है, एक राउंड टेबल में बैठना है। तो कहते हैं देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ गिवन दैट, अब ये कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है, गिवन दैट ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। कहते हैं कि अगर सभी अमेरिकन्स अपनी वाइफ के साथ में बैठे हुए हैं, हर एक अमेरिकन मैन अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ है राउंड टेबल पर, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इंडियन आदमी भी जो है, जो भारतीय आदमी भी है, वो भी अपनी वाइफ के साथ में बैठा हुआ है। ओके, तो इस बात, अब देखो राउंड टेबल में वैसे एक लाइन में अरेंजमेंट, 5 बॉयज़ हैं तो फैक्टोरियल 5 वेज से उनको अरेंज कर दिया, मगर राउंड टेबल में है तो वही फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल n-1 वेज हो जाते हैं। ऑलराइट, अब देखें आइए यहाँ पर, अब पहले तो हम देखें टोटल पर्सन्स हमारे कितने हैं, लेडीज़ 5 हो गई और 5 जेंट्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए 10। इन 10 लोगों को एट रैंडम अगर है कि कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, अनकंडीशनली बैठाना है, तो कितने तरीके से राउंड टेबल में बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 9 वेज से बैठा सकते हैं। अब आइए शर्तें, तो जैसा कि हमने कहा कंडीशनल इवेंट उन्होंने साफ कह दिया है, तो हमने ये कह दिया कि ऑल अमेरिकन मेन आर विद देयर वाइफ्स। ओके, अमेरिकन कोई है और वो अपनी वाइफ के साथ हैं, दूसरे अमेरिकन हैं वो अपनी वाइफ के साथ हैं, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ। और बी हमने कह दिया है कि इंडियन मैन इज़ विथ हिज वाइफ, ये कह दिया है। अब हमको चाहिए क्या, कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन मैन इज़ सीटेड एडजेसेंट, तो ये रिक्वायर्ड इवेंट क्या हो गई, बी मांगी जा रही कि इंडियन मैन सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ गिवन दैट सभी अमेरिकन्स, ए हो गई है, ए हो गई है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। इवेंट समझ गए, इंडियन मैन बैठा हुआ है अपनी वाइफ के साथ में, जब सभी अमेरिकन्स अपनी वाइफ के साथ में बैठे हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इन सबको हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखते हैं। देखें अब हुआ ये कि ये राउंड टेबल है, इस राउंड टेबल में ये अमेरिकन पेयर्स हो गए, पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बैठ गए। इंडियन पेयर साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे आपने फैक्टोरियल 5 वेज 5 बच्चों के एक लाइन में बैठने के लिए बताया, तो उसमें मान लो ए और बी 2 लोग हैं, तो वो साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सारे केसेस उसमें आ गए फैक्टोरियल 5 में। तो यहाँ देखें, अब कहते हैं कि इस बात की पहले प्रोबेबिलिटी हम निकालें कि सभी अमेरिकन जो मेन हैं वो अपनी वाइफ के बगल में बैठे हुए हैं, तो अब इनको साथ कर दें तो एक केस हो गया, एक केस हो गया ये। अब जैसे कोई आपसे कहता है कि 5 बच्चों को आप एक रो में अरेंज करो, ए और बी अगर साथ रहेंगे तो ए और बी को 1 मान लो, 1 मान लिया तो 4 हो गया, फैक्टोरियल 4। और अब ए बी अपनी जगहों को चेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 कर दिया आपने। तो ऐसे यहाँ पर एक पेयर वाइफ हस्बैंड को 1 यूनिट मान लो, इनको भी 1 यूनिट, इनको भी 1 यूनिट, ये अलग अलग भी हो सकते हैं।
तो अब देखिए हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब 6 लोगों को हमें बैठाना है राउंड टेबल में। तो 6 लोगों को हम राउंड टेबल में कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 वेज से, फैक्टोरियल 5 वेज से। बट उसी समय हमको करना क्या है, ये अपनी अपनी जगहों को बदल सकते हैं, फैक्टोरियल 2 वेज, फैक्टोरियल 2 वेज, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, यानी 2 हमारा 4 टाइम्स अपीयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए और बी थे साथ साथ, तो 2 बार आ गया था ये। तो देखें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हमने कहा क्या कि वैसे तो इन 10 लोगों को अरेंज करने के वेज कितने थे, फैक्टोरियल 9, मगर अब हमने इन 4 पेयर्स को, ये लोग अपनी अपनी वाइफ के साथ हो गए, तो ये 6 लोग हो गए। ये हमारी इवेंट मांगी जा रही है, डिमांड की जा रही है, तो फैक्टोरियल 5 वेज से इनको हम 6 हो गए लोग फैक्टोरियल 5 वेज से, मगर ये लोग साथ साथ हैं, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, अपनी चेयर्स को ये लोग बदल सकते हैं, तब भी साथ साथ ही, अगर ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, तब भी एक ये सपोज किए जाएंगे कि एक साथ हैं। तो ये इतना आ गया फैक्टोरियल 2। अब आइए, तो हमारे पास में पी ए की वैल्यू ये आ गई। अब कहते हैं ए एंड बी, तो ए का मतलब क्या है कि सभी अमेरिकन्स तो है ही, साथ में इंडियन भी अब हो गया। तो लीजिए सभी अमेरिकन से थे, अब इंडियन भी साथ हो गया, तो अब ये 5 यूनिट हो गई। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी 5 यूनिट को अरेंज कर सकते हो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से, राउंड टेबल है। और फिर अब इन 5 में इनकी चेयर बदल सकते हो, इनकी, तो फैक्टोरियल 2 कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम्स आ गया। तो ये आ गया, अपॉन फैक्टोरियल 9 कर दो तो टोटल, तो इन 10 लोगों को अरेंज करने के तरीके कितने हैं, फैक्टोरियल 9 टोटल, तो ये आ गए। मगर हमारे फेवर में, इवेंट के फेवर में कितने हैं, इवेंट के फेवर में हो गए ये 5 यूनिट्स बनी थी, तो फैक्टोरियल 4, और हमारा जो 2 है 2 2 2, ये कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई फैक्टोरियल 4 इंटू दिस अपॉन, और इनको अब डिवाइड कर दिया, फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 4 यहाँ कैंसिल 2 रह जाएगा, और यहाँ पर ये 4 और ये 5 कैंसिल करेगा, तो यहाँ 5 रह जाएगा, तो 2/5 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ऑलराइट, हम समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंडिपेंडेंट इवेंट्स वगैरह की चर्चा करेंगे, और हो सकता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की भी का डिस्कशन करें, और साथ में बेस थ्योरम का की प्रूविंग रखें। ठीक है, और ये बातें आपको पसंद आती हैं तो सब लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। ऑलराइट, थैंक यू ऑल।